हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। प्रीवियस वीडियो में हमने कार्बोकेटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट को समाप्त कर दिया था। लास्ट में हमने ओजोनोलिसिस को बताया था। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कार्बोनायन रिएक्शन इंटरमीडिएट को। कार्बोनायन रिएक्शन इंटरमीडिएट को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम बताएं कि कार्बोनायन में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा रिएक्शन कार्बोनायन रिएक्शन इंटरमीडिएट के थ्रू पढ़ना है। सबसे पहले कार्बोनायन का फीचर्स को हम लोग जाने कि कार्बोनायन का क्या क्या फीचर्स होता है। तो कार्बोनायन के सारे फीचर्स को हमने 11th क्लास में डिस्कस किया था जीओसी में। जैसे कार्बोनायन के फीचर्स के बारे में बात करें तो कार्बोनायन जो है, कार्बोनायन की बात करें तो कार्बोनायन का मतलब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। आपको हम बताए थे कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा तो C H H H H, और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आने का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन टोटल हो गया, 2 4 6 और 6 2 8 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि मान लीजिए कार्बन जो है किसी ऐसे एलिमेंट के साथ बॉन्डेड है जो कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का है, तो क्या करेगा, कार्बन उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो कार्बन उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा तो कार्बन के पास हो जाएगा 2 4 6 और 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। हम आपको बताए थे कि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आने का मतलब कैसा व्यवहार करेगा। कार्बन है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। कार्बन किसी का इलेक्ट्रॉन खींचना नहीं चाहता, लेकिन यहाँ पे कार्बन ने इलेक्ट्रॉन को खींच लिया है। कार्बन का नेचर है इलेक्ट्रॉन देने का, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पे कार्बन ने इलेक्ट्रॉन को खींच लिया है तो हो गया है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्योंकि कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आने का मतलब कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देना चाहता है, क्योंकि इसका नेचर है इलेक्ट्रोपॉजिटिव का। अब इलेक्ट्रॉन देना चाहता है तो हम आपको बताए थे कि एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, एक न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो क्या करेगा, न्यूट्रल होने के लिए, क्योंकि बताए थे कि प्रत्येक एलिमेंट न्यूट्रल होना चाहता है, तो अभी लेने के कारण आया है नेगेटिव चार्ज, दे देगा तो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा न्यूट्रल। यानी दे देगा तो कैसा व्यवहार करेगा, न्यूक्लियोफाइल के जैसा। तभी आप बता रहे थे कि जैसे कार्बोकेटायन की बात करें तो कार्बोकेटायन के पास 6 इलेक्ट्रॉन था तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता था, लेकिन ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। लेकिन यहाँ पे तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया कार्बोनायन का, तब इलेक्ट्रॉन क्यों लेना चाहेगा। तो अभी हम बात किए कि न्यूट्रल होने के लिए क्या करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन होते हुए भी कार्बोनायन न्यूक्लियोफाइल के जैसा व्यवहार करेगा, क्योंकि न्यूट्रल होने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को देगा ताकि स्टेबलाइज हो जाए। इसलिए कार्बोनायन आपका न्यूक्लियोफाइल के जैसा व्यवहार करेगा। दूसरा है कि लुईस एसिड की लुईस बेस के जैसा व्यवहार करेगा। तो हम बात किए थे कि कार्बोनायन जो है 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा नेगेटिव चार्ज के कारण, तो क्या करेगा, लुईस बेस के जैसा व्यवहार करेगा। अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनायन की बात करें तो हम आपको बताए थे कि रिएक्शन इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज करने वाला इंडक्टिव इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट 2 तरीके का, एक प्लस आई दूसरा माइनस आई। तो कार्बोनायन का मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला, तो इसको कौन स्टेबलाइज करेगा, प्लस आई या माइनस आई। तो माइनस आई इसको स्टेबलाइज करेगा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट 2 तरीके का, एक प्लस आई दूसरा माइनस आई। प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन लेने वाला, सॉरी, प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला, माइनस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन लेने वाला। तो कार्बोनायन जो है न्यूट्रल होने के लिए इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, तो इसको कोई इलेक्ट्रॉन कोई इसके इलेक्ट्रॉन को लेगा तो इसको स्टेबलाइज कर देगा। तो इसके इलेक्ट्रॉन को कौन लेगा, माइनस आई। तो हम बताए थे कार्बोनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। यहाँ तक हम बात किए थे जीओसी में 11th क्लास में। आज हम बात करेंगे कार्बोनायन। तो अब वहां पे आप लिख दें फीचर्स ऑलरेडी स्टडी। हम लोग इसके सारे फीचर्स को पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम हेडिंग दें कार्बोनायन। और हम लोग जानेंगे कि जिस रिएक्शन में कार्बोनायन रिएक्शन इंटरमीडिएट की तरह व्यवहार कर रहा है, उन सारे रिएक्शन को, चाहे वो किसी भी चैप्टर का हो, 12th के किसी भी चैप्टर का, उन सारे रिएक्शन को हम एक जगह पढ़ेंगे। जिस रिएक्शन में भी कार्बोनायन रिएक्शन इंटरमीडिएट के जैसा व्यवहार करेगा, सबको एक जगह हम पढ़ेंगे। जैसे हमने कार्बोकेटायन में पढ़ा था कि कार्बोकेटायन का जितना सारा रिएक्शन था सबको हमने एक जगह पढ़ा। अब इसके बारे में कार्बोनायन के सबसे पहले हम जाने कि कौन कौन सा रिएक्शन है कार्बोनायन में। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखे रिएक्शंस।
तो सबसे पहला रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दूसरा है हीटिंग इफेक्ट, तीसरा है सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, और चौथा है कोरेहाउस सिंथेसिस। इतना सारा रिएक्शन पढ़ना है कार्बन आयन में। रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हीटिंग इफेक्ट, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, कोरेहाउस सिंथेसिस। अब इसके अंदर भी बहुत सारा रिएक्शन है। हम कार्बन आयन को आगे बढ़ाते हैं। इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फिर धीरे धीरे करके एक एक को हम पढ़ेंगे। जैसे प्रीवियस वीडियो में हम बताए भी थे कि एनसीईआरटी में जो पहला चैप्टर है, एक से आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ाने के बाद जस्ट इसके अगले पीरियड में हम पढ़ाएंगे। आपको 11th का जो पहला चैप्टर है हैलोल्किन्स हैलोरिन्स, हम बताए थे कि 2 से 3 वीडियो में आपको 12th का जो पहला चैप्टर है हैलोल्किन्स हैलोरिन्स, उसको हम 2-3 वीडियो के बाद सारे एक एक पॉइंट को हम एनसीईआरटी का आपको बता देंगे। आपको लगेगा कि सारा रिएक्शन पढ़ा हुआ है। फिर भी 1-2 बच्चों का फोन आ रहा है कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, पता नहीं एनसीईआरटी से मिल नहीं रहा है। तो आप एनसीईआरटी को सही से उठा के देखें, उसमें बहुत सारे रिएक्शन आपको पढ़ाया हुआ है। फिर भी आप 1-2 पीरियड रुक जाएं, आपको पता चलेगा कि एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है उसका मोस्टली रिएक्शन समाप्त हो चुका है। तो 1-2 पीरियड के बाद हम खुद एनसीईआरटी को उठाएंगे, एक एक पॉइंट करके हम आपको बता देंगे। आपको लगेगा कि नहीं सब कुछ हो चुका है। और इस तरीके से जहां तक पढ़ाने का बात है, तो आप यहाँ के बाद बिहार शरीफ के बाद आप दूसरे जगह जाएंगे, जैसे कोटा जाए, पटना, तो सब जगह रिएक्शन इंटरमीडिएट के थ्रू ही रिएक्शन को पढ़ाने का ट्रेंड है। क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि कौन सा रिएक्शन में कौन सा रिएक्शन इंटरमीडिएट पार्टिसिपेट कर रहा है। नहीं तो क्या होगा, चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे तो कभी कार्बन आयन बन रहा है रिएक्शन इंटरमीडिएट, कभी कार्बोकेटायन बन रहा है, तो आपको फीचर्स पता ही नहीं चलेगा। जैसे कार्बोकेटायन बन रहा है तब ना आपको पता चल रहा है कि अच्छा कार्बोकेटायन बना है तो स्टेबल होने के लिए रीअरेंज होगा, रीअरेंज होकर मोर स्टेबल तक जाएगा, उसके बाद हम ले जाके जो भी जिसको अटैच करना है उसको अटैच करेंगे। तो एक सीखने का बहुत बढ़िया तरीका है कि रिएक्शन को रिएक्शन इंटरमीडिएट के थ्रू पढ़ा जाए। और जहां तक आपको एनसीईआरटी का बात है, दोनों चीज साथ साथ हो रहा है। एनसीईआरटी भी आप देखिएगा 1-2 पीरियड में आपको उठाएंगे, एक एक रिएक्शन करके बताएंगे। आपको लगेगा कि नहीं एनसीईआरटी का भी लगभग क्या पूरा का पूरा रिएक्शन हो चुका है। एक रिएक्शन, एक पॉइंट भी नहीं बचेगा। रिएक्शन का तो बात है अलग, एक एक जो है आपको लैंग्वेज का एक एक पार्ट भी नहीं बचेगा। एक एक सेंटेंस जो दिया हुआ सारे चीज आपको समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा नहीं कि बस हवा में कुछ कुछ अपना पढ़ा दिया अपना निकल गए। आपको एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट पता चलेगा। 1-2 पीरियड के बाद हम खुद एनसीईआरटी उठाएंगे, पॉइंट बाय पॉइंट बताते जाएंगे, आपको लगेगा कि मिल रहा है एक रिएक्शन। अब जहां तक बात है लगा कि एक जगह कर लें सर, तो एक जगह करने की जहां तक बात है तो आप पे डिपेंड करता है। एक जगह मेहनत करें, एक जगह आपको लगता है कि हैलोल्किन्स हैलोरिन्स का एक जगह कर लें, लेकिन एक जगह करने का जरूरत भी नहीं है। आपको 3-4 बार 5 बार आप रिएक्शन को पढ़ेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सा रिएक्शन किस चैप्टर का है। ऐसा तो नहीं है कि दूसरा बात की अब बोर्ड में ऐसा आएगा कि हम हैलोल्किन्स हैलोरिन्स से पूछ रहे हैं। अरे बोर्ड में तो सारे सिलेबस पूरा 12th का जो जितना सारा सिलेबस है सारे को कवर करेगा। तो पढ़ना तो आपको अल्टीमेटली सारा है, तो आप सारे रिएक्शन को पढ़ें, आप सारे रिएक्शन को पढ़ें। आपको एनसीईआरटी रिएक्शन इंटरमीडिएट के थ्रू आपको एनसीईआरटी भी सारा का सारा कवर हो जाएगा। खैर हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसको बोलते हैं RMGX। RMGX को क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसका क्या नाम है? अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। इसको हम बोलते हैं अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। यानी RMGX जो है सर अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इसी को क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और इसके नीचे हमने लिखा है RMGX के नीचे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। इसका मतलब क्या है? When carbon bonded with metal
कार्बन जब मेटल के साथ बॉन्ड बनाए ना तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। व्हेन कार्बन बॉन्डेड विथ मेटल इज नोन एज कार्बन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। कार्बन जब मेटल के साथ बॉन्ड बना ले तब उसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। तो यहाँ पे आपने देखा होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX में जो है R का मतलब अल्काइल है, अल्काइल ग्रुप मतलब मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल, तो R के जगह हम CH3 C2H5 कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो कार्बन जो है बॉन्ड किसके साथ बनाए हुए, मैग्नीशियम के साथ, और मैग्नीशियम एक मेटल है, सेकेंड डे का है। तो मैग्नीशियम क्योंकि आप जानते हैं कि 12 इलेक्ट्रॉन होता है तो ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, और मेटल का नेचर भी होता है इलेक्ट्रॉन को त्याग करने का। ऐसे भी आप जानते हैं कि सेकेंड डे का है, तो सेकेंड डे में मैग्नीशियम जो है क्या है, मेटल है। बताए थे कि पीरियोडिक टेबल में कि सेकेंड डे और फर्स्ट डे क्या है, मेटल है। तो कार्बन मेटल के साथ बॉन्ड बनाए हुए, तो RMGX को हम लोग इसीलिए बोला है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। जैसे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का। सम एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। जब जब कार्बन मेटल के साथ बॉन्ड बनाए तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। जैसे RMGX, कार्बन ने मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड बनाया, कार्बन मेटल के साथ बॉन्ड बनाए हुए, तो RMGX जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। RLI अल्काइल लिथियम भी है, RCU अल्काइल कॉपर भी है आपका। लिथियम मेटल है, कॉपर मेटल है, कार्बन मेटल के साथ बॉन्ड बनाए हुए, कार्बन मेटल के साथ बॉन्ड बनाए हुए। R2CuLi ये भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। पहला का नाम क्या, अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड, दूसरा का अल्काइल लिथियम, तीसरा अल्काइल कॉपर, तीसरा डाई अल्काइल लिथियम क्यूपरेट। इसका क्या नाम है, डाई एल्काइल लिथियम क्यूपरेट। डाई अल्काइल लिथियम क्यूपरेट, यानी हमने लिखा है कि कुछ एग्जांपल्स हमने लिखा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का, यानी दिमाग में बैठा के रखना है कि व्हेन कार्बन बॉन्डेड विथ मेटल इज नोन एज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। जब जब कार्बन मेटल के साथ बॉन्ड बनाए तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। हम लोग इस पे क्यों जोर दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ने जा रहे हैं अभी, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमने लिया है RMGX को। RMGX को क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और इसलिए R जो है मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड बनाए हुए, यानी कार्बन मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड बनाए हुए, मैग्नीशियम एक मेटल है, और जब जब कार्बन मेटल के साथ बॉन्ड बनाए तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। इसलिए हमने एग्जांपल्स कुछ लिखा है, अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड, अल्काइल लिथियम, अल्काइल कॉपर, डाई अल्काइल लिथियम क्यूपरेट, सब एग्जांपल्स है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का। हमने तो स्टार्ट करा था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो आप यहाँ पे हेडिंग दे दें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जैसे आप पहला चैप्टर 12th का जो पहला चैप्टर है हेलोल्किन्स हेलोरिन्स, उसमें भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया हुआ है। तो सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हम लोग जाने कि प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कैसे बनाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने बोल दिया किसको, RMGX को, लेकिन कैसे प्रिपेयर हुआ है RMGX। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन हुआ कैसे है, तो इसमें लिखें, पहले लैंग्वेज लिख लें। व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर देन अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड गेट्स फॉर्म। जब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तब बनता है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। इसी को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यानी हमने जो लैंग्वेज लिखा है उसके अनुसार
अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हमने करवा दिया है मैग्नीशियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तब बन गया है RMgX, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाया मैग्नीशियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तब हम बना है RMgX। अब इसका मैकेनिज्म हम कराते हैं कि आखिर बना कैसे होगा, कैसे रिएक्शन हुआ होगा। मैकेनिज्म की बात करें तो इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा अनसर्टेन टाइप का है। आप देखें कि जैसे मैग्नीशियम की बात करें तो आपको मालूम है एटॉमिक नंबर 12, तो क्या लिखेंगे 2 8 2। ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, तब हो जाएगा 2 और 8, यानी मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन का लूज करेगा। तो देखें क्या होगा। सबसे पहले हम रिएक्शन करवाते हैं RX। अल्काइल हैलाइड जो है, हैलाइड की जगह पर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने की वजह से, तो इस पे आएगा डेल्टा माइनस, और जिसका इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पे आएगा डेल्टा प्लस। तो क्या हुआ होगा, जैसे CH और Cl रहा होगा, तो कार्बन बॉन्ड है 1 2 3 4, 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन, 8 में से 2 कौन लेके गया होगा, क्लोरीन, बच गया होगा इसके पास कितना, 6। अब देख रहे हैं कि 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड कार्बन बना चुका है, तो 4 बॉन्ड में 8 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है और 1 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में, 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का है। लेकिन कार्बन क्या किया है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से अपना इलेक्ट्रॉन तो लेके गया ही, अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखे हुए है, कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन को लेके चला गया, यानी अब कार्बन के पास बचा है सर 2 और 2 4 2 6, यानी इस कार्बन सर जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर का हो गया, क्योंकि इसके पास जो ऑक्टेट था 8 इलेक्ट्रॉन था, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन लेके चला गया हैलाइड ग्रुप, अब बचा है 6, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन का कम। यहाँ मैग्नीशियम बैठा हुआ है, मैग्नीशियम क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना चाहता है, तो यहाँ पे क्या करेगा मैग्नीशियम, 1 इलेक्ट्रॉन ही देगा यहाँ पे इस मैकेनिज्म में। देखें क्यों 1 इलेक्ट्रॉन देगा, आप तो बोले सर 2 इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। लेकिन यहाँ पे देखें, यदि 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, जैसे कि अभी आप बताए कि 8 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन लेके चल गया क्लोरीन, बच इसके पास कमी कितने इलेक्ट्रॉन का रह गया, 2 इलेक्ट्रॉन का। यदि दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन दे दे तो रिएक्शन फिर से वापस हो जाएगा, बैकवर्ड में चला जाएगा। जैसे आप देखें, जैसे CH और इलेक्ट्रॉन लेके गया, तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया, प्लस। अभी कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 और 2 6। यदि मैग्नीशियम दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन यदि दे दे तो कितना हो जाएगा, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। अब पहले से था प्लस, ले लेगा तो माइनस हो जाएगा, न्यूट्रल, यानी जैसे पहले था वैसे वापस हो जाएगा। तो ऐसा कराने से कोई फायदा नहीं है, RMgX का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, मैग्नीशियम 1 इलेक्ट्रॉन देगा, मैग्नीशियम 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन देने के कारण मैग्नीशियम पे 1 प्लस आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन था जिसमें से 1 इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लिया और 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, और देने के कारण मैग्नीशियम पे कौन सा चार्ज, प्लस। पहले इसके पास कितना था, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 में से 2 कौन लेके गया, हैलाइड ग्रुप, बच गया था कितना, 6, और 1 दिया तो कितना हो गया, 7। यानी ऐसे हुआ होगा सर, R फ्री रेडिकल और Mg फ्री रेडिकल और प्लस। थोड़ा सा मैकेनिज्म यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने CH3 को माना है, तो आपने देखा कि जैसे CH और Cl, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 में से 2 लेके चल गया क्लोरीन, बच गया 6। अभी मैग्नीशियम 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो 6 एक साथ, तो साथ में क्या होता है, फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया। और मैग्नीशियम आया, 1 इलेक्ट्रॉन देने के कारण मैग्नीशियम पे प्लस चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन था, 1 दे दिया था, 1 अपने पास रखे हुए था। अब दोनों क्या करेगा, एक दूसरे के साथ बॉन्डेड हो जाएगा, क्योंकि एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन होना चाहता है, कंबाइन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, RMg, और यहां से जो X माइनस निकला था उसके साथ आके अटैच हो जाएगा, RMgX, बन गया अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। क्योंकि फ्री रेडिकल और फ्री रेडिकल एक दूसरे के साथ कंबाइन कर गया, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हमने जो ऐसे लिखा है, अभी ऐसे ही लिखते हैं
तब यहाँ पे कंबाइन का लिखेंगे। आर फ्री रेडिकल है, Mg पर फ्री रेडिकल, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलकर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। अब यहाँ पे मैग्नीशियम पे कौन सा चार्ज था, प्लस, यहाँ से जो एक्स निकला था उस पे कौन सा चार्ज, माइनस, और प्लस और माइनस मिल गया तो दोनों न्यूट्रल हो गया, Mg और एक्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लिया, बन गया अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जब रिएक्शन करवाएंगे मैग्नीशियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तब बनेगा RMgX अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। यहाँ इलेक्ट्रॉन लेने से कोई फर्क नहीं, ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन किया तो इस पे प्लस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन कर लिया, दोनों बॉन्डेड हो गया, एक बॉन्ड बना लिया। Mg पे प्लस था और यहाँ से जो एक्स इलेक्ट्रॉन लेके बाहर हुआ था इस पे माइनस था, प्लस और माइनस एक दूसरे के साथ कंबाइन कर गया और दोनों न्यूट्रल हो गया, तो MgX RMgX का फॉर्मेशन किया अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का। जैसे देखें जैसे ऐसे रहता CH3 H D Br प्लस Mg ड्राई था, क्या बन जाएगा, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हम करवा रहे हैं किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या बन जाएगा अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो क्या हो जाएगा, देखें सबसे पहले तो आप देखें कि जो लिखा है हमने, तो कार्बन एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड बनाए हुए हैं, यानी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है सर, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड, और चारों पे अलग अलग चीज लगा हुआ है, CH3HDBr यानी कायरल कार्बन है। और एक कायरल कार्बन हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है क्योंकि ना ही उसमें PS मिलेगा और ना ही उसमें COS मिलेगा, ऑप्टिकली एक्टिव नेचर का होगा, यानी तब इससे दो प्रोडक्ट बनेगा सर। एक बार हो सकता है कि आपका Br बेस पे चला जाए और एक बार Br डैश पे चला जाए, यानी तो इस तरीके से बोल सकते हैं आप कि जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है एक बार इसमें से, जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है एक बार बेस पे चला जाए, एक बार डैश पे चला जाए। देखें जब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हम करवा रहे हैं मैग्नीशियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो बनेगा अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, लेकिन इसमें दो प्रोडक्ट बनेगा, आप देख रहे हैं क्योंकि कैसा नेचर का है, कायरल कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है और sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है और चारों डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको बोलते हैं कायरल कार्बन। एक कायरल कार्बन हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है क्योंकि ना ही उसमें PS मिलेगा और ना ही उसमें COS मिलेगा, आइसोमरिज्म में हम बात कर चुके हैं। तो यानी इसमें दो प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा सर, CH3 सबसे पहले देखिए एक प्रोडक्ट बना है HD और यहाँ पे क्या हो जाएगा MgBr बन गया अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, प्लस एक बन जाएगा और प्रोडक्ट CH3H और D को ले आए आप, D को यहाँ पे ले आए MgBr को और यहाँ पे लेके चल जाए Di, क्योंकि एक कायरल कार्बन हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा और ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो उससे बनने वाला प्रोडक्ट दो होगा, एक R होगा तो दूसरा S होगा, दो अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा। क्योंकि एक बार आप जिसमें फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है, मान लीजिए D के जगह पे आप H को एक बार रखते बेंच पे, एक बार डैश पे, यानी तो इस तरीके से बोल सकते हैं एक बार आप H को वर्टिकल लाइन पे रखते, एक बार H को हॉरिजॉन्टल लाइन पे रखते, तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। देखिए अब नीचे एक पॉइंट पे लिखे, नोट देखें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्ट्स एज ए वेरी पावरफुल बेस एज वेल एज वेरी पावरफुल न्यूक्लियोफाइल। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है बहुत अच्छा
पावरफुल बेस के जैसा व्यवहार करता है और पावरफुल न्यूक्लियोफाइल के जैसा भी व्यवहार करता है। जैसे हम बात करें कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करें तो हम जैसे कि लिखते हैं, अभी लिखा हमने RMgX, इसी को हमने बोला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इसी के जगह पे लिख सकते हैं CH3MgBr, अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड। तो अल्काइल के जगह पे CH3C2H5 कुछ भी ले सकते हैं, C3H7, तो हमने लिया CH3। मैग्नीशियम तो फिक्स्ड ही रहेगा, और हेलाइड के जगह पे हम कुछ भी ले सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो हमने लिया यहाँ पे Br। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है पावरफुल बेस के जैसा व्यवहार करेगा और उसी के साथ साथ पावरफुल न्यूक्लियोफाइल के जैसा भी व्यवहार करेगा। देखें, जैसे कि हमने अभी बताया कि रिएक्शन इंटरमीडिएट जो अभी हम पढ़ रहे हैं तो कार्बन आयन पढ़ रहे हैं, तो कार्बन यहाँ पे बॉन्ड बनाए हुए हैं मेटल के साथ। तो कार्बन मेटल के साथ बॉन्ड हुए हैं, तो मेटल का तो प्रवृत्ति है इलेक्ट्रॉन को देने का, तो देने के कारण उस पर आएगा प्लस चार्ज और कार्बन पे यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज। यहाँ पे ध्यान दें कि हम जिस रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात कर रहे हैं वहां पे कार्बन आयन रिएक्शन इंटरमीडिएट की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन मेटल के साथ बॉन्ड बना लिया है, तभी हमने बोला था इसको ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। तो कार्बन मेटल के साथ बॉन्ड बनाया है, तो मेटल का नेचर है इलेक्ट्रॉन त्याग करने का, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम बैठा हुआ है, तो मैग्नीशियम तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ही, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। जो अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो बगल वाले पे कौन सा चार्ज का डेवलपमेंट होगा, नेगेटिव चार्ज का। इसलिए यहाँ पे जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया है, कार्बन आयन का फॉर्मेशन हुआ है। कार्बन आयन इसीलिए कहता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है पावरफुल बेस के साथ साथ पावरफुल न्यूक्लियोफाइल के जैसा व्यवहार करता है, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बन आयन है और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आने का मतलब कार्बन अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखना नहीं चाहता, तो अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। तो ये बेस के जैसा कब व्यवहार करेगा और कब कार्बन आयन जो है न्यूक्लियोफाइल के जैसा व्यवहार करेगा, दोनों में डिफरेंस है। हम यही पे बात कर रहे हैं कि कार्बन आयन जो है पावरफुल बेस के साथ साथ पावरफुल न्यूक्लियोफाइल के जैसा व्यवहार करेगा। तो कब कार्बन आयन बेस के जैसा व्यवहार करेगा, कब न्यूक्लियोफाइल के जैसा व्यवहार करेगा, ये डिपेंड करेगा किसके साथ रिएक्ट कर रहा है। यदि कार्बन आयन रिएक्ट कर रहा है किसी ऐसे के साथ जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद हो, तब कार्बन आयन व्यवहार करेगा बेस के जैसा। यदि रिएक्ट वैसे के साथ कर रहा है जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, तब व्यवहार करेगा न्यूक्लियोफाइल के जैसा। जैसे देखें कि कार्बन आयन हम लिख रहे हैं, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं CH3 और OH, और यहाँ पे हमने लिखा है CH3 और C डबल बॉन्ड O और H। कार्बन आयन है, कार्बन आयन है, कब समझ लें कि कब बेस के जैसा व्यवहार करेगा और कब न्यूक्लियोफाइल के जैसा व्यवहार करेगा। तो यहाँ पे हम देखें कि इसमें जिसके साथ कार्बन आयन रिएक्ट करने वाला है उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद है कि नहीं। तो हम आपको बताए थे एसिडिक हाइड्रोजन का जनरली मतलब हम आपको बता दिए थे कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का कहलाता है। ऐसे तो हम बताए थे एक दूसरा तरीका भी कि आपको H+ निकलने के बाद यदि कंजुगेट बेस जो है ज़्यादा स्टेबल हो जाए, एसिड से H+ निकलने के बाद यदि कंजुगेट बेस ज़्यादा, जो चीज़ बचता है उसको बोलते हैं कंजुगेट बेस। यदि H+ निकलने के बाद कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी बढ़ता है तो समझिए कि हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का है। यदि निकलने के बाद H+ जो है, H+ निकलने के बाद ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है कंजुगेट बेस, तो वो एसिडिक नेचर का नहीं है हाइड्रोजन। क्योंकि यहाँ जैसे कि समझिए, ऐसे अब जनरली सबसे तो हमने कंसेप्ट वाइज बताया कि अब पहचानने के लिए आप तुरंत कैसे पहचानेंगे कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का होगा, जिसमें से जनरली आपको दिखाई पड़ेगा FON, कहीं कोई Cl भी दिखाई पड़ सकता है कि फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के अलावा फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के अलावा क्लोरीन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन भी एसिडिक नेचर का ही कहलाता है। लेकिन आप कंसेप्ट वाइज दिमाग में बैठा के रखें कि H+ निकलने के बाद, एसिड से H+ निकलने के बाद जो चीज बचे उसे बोलते हैं कंजुगेट बेस, और H+ निकलने के बाद जितना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा कंजुगेट बेस का, एसिडिक नेचर उतना ज्यादा होगा। क्योंकि H+ वही ना छोड़ना चाहेगा जिसके छोड़ने के बाद खुद ज्यादा स्टेबल हो जाए। अब मान लीजिए कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है और यदि H+ वहां से निकल गया
तो कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और कार्बन अपने ऊपर कभी नेगेटिव चार्ज लाना नहीं चाहेगा, यानी कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का नहीं है, क्योंकि देने के बाद H+ निकलने के बाद खुद अनस्टेबल हो रहा है, तो वैसा कंजुगेट बेस बनना नहीं चाहेगा। यानी सीधा सीधी मतलब है कि H+ निकलने के बाद यदि स्टेबिलिटी बढ़े तब एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा, कंजुगेट बेस यदि स्टेबल हो तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा। यदि H+ निकलने के बाद कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी घटता है तो H+ एसिडिक नेचर भी डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे आप जनरली देखें कि अच्छा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है सर, वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है। आपने बताया था कि फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का कहलाता है, यानी यहाँ पे एसिडिक H मौजूद है, एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद है तो व्यवहार करेगा बेस के जैसा। और यहाँ पे देखें नीचे हमने लिखा है, अच्छा हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, कार्बन के साथ। यहाँ हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा है, कार्बन के साथ, यानी इसमें नो एसिडिक हाइड्रोजन है। कोई एसिडिक हाइड्रोजन इसके पास नहीं है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है, क्योंकि यहां से यदि H+ निकला तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और कार्बन अपने ऊपर कभी नेगेटिव चार्ज लाना नहीं चाहता, इसलिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन मौजूद है वो एसिडिक नेचर का नहीं है, क्योंकि H+ हटने के बाद जो चीज बचे उसे क्या बोलते हैं, कंजुगेट बेस। और यहाँ पे H+ जाने के बाद कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रहा है, यानी H+ यहाँ से निकलने नहीं देगा, यानी एसिडिक नेचर डिक्रीज कर जाएगा। ऐसे भी आप देखें, हमने बोला है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का कहलाता है, तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ा है और कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के कैटेगरी में नहीं है, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का नहीं है। यदि एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद नहीं हो तब कार्बन आयन व्यवहार करेगा न्यूक्लियोफाइल के जैसा। इसको क्लियर कर लें कि कब कार्बन आयन बेस के जैसा व्यवहार करेगा, कब कार्बन आयन न्यूक्लियोफाइल के जैसा व्यवहार करेगा। तो कहता है कि यदि कंपाउंड में जिसके साथ रिएक्शन करने जा रहा है कार्बन आयन, यदि उसमें एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद हो तब कार्बन आयन व्यवहार करेगा बेस के जैसा। यदि जिस कंपाउंड के साथ कार्बन आयन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है रिएक्ट करने जा रहा है उसके पास यदि एसिडिक हाइड्रोजन नहीं मौजूद है तब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट व्यवहार करेगा न्यूक्लियोफाइल के जैसा। दोनों में यही मेजर डिफरेंस है। यानी आपको पता चला कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है सर वो आपको कार्बन आयन के जैसा भी व्यवहार कर रहा है, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज मौजूद होने के वजह से बेस के जैसा भी व्यवहार कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल के जैसा भी व्यवहार कर रहा है, दोनों के जैसा व्यवहार कर रहा है। यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का दो नेचर है, बेस के जैसा भी और न्यूक्लियोफाइल के जैसा भी। एसिडिक हाइड्रोजन यदि कंपाउंड में मौजूद है जिसके साथ रिएक्ट करेगा तब व्यवहार करेगा बेस के जैसा, क्योंकि बेस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर, और न्यूक्लियोफाइल का मतलब भी इलेक्ट्रॉन डोनर। यही दोनों में डिफरेंस, कहने दोनों का मतलब सेम ही है, इसलिए हम बता रहे हैं कि जैसे आपके दिमाग में चलेगा कि बेस का मतलब ही तो सर इलेक्ट्रॉन डोनर होता है और न्यूक्लियोफाइल का मतलब भी इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, लेकिन कब बेस कहलाएगा कब न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा, तो दोनों में यही हम डिफरेंस बताए हैं कि बेस के जैसा तब व्यवहार करेगा जब जिसके साथ रिएक्ट करने जा रहा है जिस कंपाउंड के साथ उसके पास यदि एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद हो तब व्यवहार करेगा बेस के जैसा, और यदि जिस कंपाउंड के साथ रिएक्ट करने जा रहा है उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद नहीं है तब व्यवहार करेगा न्यूक्लियोफाइल के जैसा। और आपका एसिड बेस रिएक्शन जो है फास्ट होता है इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन से, तो आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। हम आगे बात करेंगे भी कि यदि कंपाउंड में सबसे पहले देख लें कि यदि एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद नहीं हो तब आपका कार्बन आयन जो है व्यवहार करेगा न्यूक्लियोफाइल के जैसा, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन हमेशा फास्ट होता है इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन से। तो सबसे पहले आप देख लें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आप लिखें तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराने से पहले देख लें जिसके साथ आप रिएक्ट कराने जा रहे हैं, यदि उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद नहीं है तब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट व्यवहार करेगा न्यूक्लियोफाइल के जैसा। लेकिन यदि आप जिसके साथ रिएक्ट कराने जा रहे हैं उसके पास यदि मौजूद है एसिडिक हाइड्रोजन तब आपका एसिड बेस रिएक्शन ही होगा, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन जो है फास्ट होता है इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन से। तो यहाँ पे आपको पता चला, खैर हम इसका आगे बात करेंगे एक दो क्लास में। यहाँ पे आपको पता चला होगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का दो नेचर है, एक बेस के जैसा एक न्यूक्लियोफाइल के जैसा। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्ट्स एज ए बेस। हम आपको सिखाने के लिए
सबसे पहले हम वही रिएक्शन बताएंगे जिस रिएक्शन में एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद रहेगा। हम भी उसी रिएक्शन का चर्चा करेंगे, क्योंकि हमने लिखा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्ट एज ए बेस, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मतलब RmGx, और यानी हमेशा तो कार्बन मेटल के साथ ही बॉन्ड बनाएगा, मेटल के रूप में हाँ मैग्नीशियम ही होगा, और मैग्नीशियम मेटल है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो उस पर प्लस ही आएगा, तो कार्बन पे हमेशा माइनस ही आना है। तो यहाँ पे बेस के जैसा इलेक्ट्रॉन देना, कार्बन पे निगेटिव चार्ज आने का मतलब अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा तो अपना इलेक्ट्रॉन देगा, तो अपना इलेक्ट्रॉन देने का मतलब यहाँ पे हमने क्या लिखा है, बेस के जैसा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्ट से बेस, यानी यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसा व्यवहार कर रहा है, बेस के जैसा, और बेस का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर, यानी बेस के जैसा व्यवहार करने का मतलब है हम जिस कंपाउंड के साथ रिएक्ट कराने जा रहे हैं उसमें पहले से एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो देखें, जैसे हम रिएक्शन को देखें, CH3MgBr का रिएक्शन हम करा रहे हैं H2O के साथ। जैसे C2H5 MgCl का रिएक्शन हम करवा रहे हैं D2O के साथ। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, जिससे सबसे पहले आप देखें CH3MgBr है तो कार्बन है, मेटल के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, तो मेटल पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देगा, मेटल का नेचर है इलेक्ट्रॉन त्याग करने का, तो बगल वाले पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज। यहाँ भी वही कहानी होगा सर, कार्बन मेटल के साथ बॉन्ड बनाए हुए तो मेटल पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन देगा, तो कार्बन पर आएगा निगेटिव चार्ज। इतना तो काम हो गया। अब देखें कि जिसके साथ रिएक्ट कराने जा रहे हैं उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद है कि नहीं। हमने, अच्छा सर, हाइड्रोजन जो जुड़ा हुआ ऑक्सीजन के साथ और मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कैसा नेचर का कहलाता है, एसिडिक हाइड्रोजन कहलाता है। यानी यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसा व्यवहार करेगा, बेस के जैसा, क्योंकि हमने ऊपर लिख भी दिया, वैसे हम बता रहे हैं कि ग्रिग्नार्ड बेस के जैसा, क्योंकि बेस के जैसा तभी व्यवहार करेगा जब एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद रहेगा। बेसिक नेचर या न्यूक्लियोफिलिक नेचर डिपेंड करेगा किस कंपाउंड के साथ रिएक्ट करने जा रहा है, इस पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे जिसके साथ हम रिएक्ट करवाने जा रहे हैं उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद है, यानी तब व्यवहार करेगा बेस के जैसा। तो क्या करेगा, कार्बन पे निगेटिव चार्ज है, न्यूट्रल होने के लिए क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, तो देगा H को, एसिडिक हाइड्रोजन को देगा। जैसे ही देगा, हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा नहीं, ट्रांसफर कर देगा। तो क्या बन जाएगा, CH3 पहले था, कार्बन किसको अपना इलेक्ट्रॉन दिया, हाइड्रोजन को, तो बन गया CH4 अब प्लस Mg Br, और कौन बाहर निकला है, OH माइनस। इसमें भी क्या करवाएंगे, जाएगा डी पे अटैक करेगा। हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम आइसोटोप्स ही है, तो हम इसके जगह पे इसको लिए हैं, तो क्या करेगा, इस पे ट्रांसफर कर देगा, तो क्या बन जाएगा C2H5D। पहले से C2H5 था ही, अपना कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया, ड्यूटेरियम का, तो इसके साथ बॉन्ड बना लिया। अब प्लस बगल में जो है इसको हम लिख देंगे, इसको लिख सकते हैं आप Mg, लिखने का ऐसा ट्रेंड है Cl और OD। आप इसको लिखें चाहे नहीं लिखें, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका मेन प्रोडक्ट यहाँ है। अब बगल वाले को लिखें नहीं लिखें कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है आपको। जैसे मेन प्रोडक्ट है कि CH3 था पहले से, निगेटिव चार्ज, अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो पहले से था निगेटिव, दे दिया तो हो गया पॉजिटिव, हो गया न्यूट्रल। तो पहले से 3 हाइड्रोजन था, इसके साथ रिएक्ट किया तो 4 हाइड्रोजन हो गया, CH4 का फॉर्मेशन हो गया। जैसे अगला रिएक्शन हम लिखते हैं CH3MgBr प्लस, इसका नाम बता, ग्रिग्नार्ड एजेंट का रिएक्शन यहाँ पे हम करवा रहे हैं फिनॉल के साथ। देखिए फिनॉल में जो है एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद है कि नहीं है, तो हाँ सर, जो हाइड्रोजन है वो जुड़ा हुआ ऑक्सीजन के साथ और मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का कहलाता है।
जैसे फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कैसा नेचर का कहलाएगा, एसिडिक नेचर का। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ यानी एसिडिक नेचर का हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, कार्बन मेटल के साथ बना हुआ है, मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन देने का, तो इस पे प्लस और इस पे आएगा माइनस चार्ज, फिर जाएगा इस पे अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन रखेगा नहीं, इस पे ट्रांसफर कर देगा। तो क्या बन जाएगा, पहले से था CH3 तीन हाइड्रोजन था, इसके साथ जाकर अटैक किया तो 4 हाइड्रोजन हो गया। मेन प्रोडक्ट यहाँ पे हम लिख रहे हैं, और यहाँ पे आप इसको समझ रहे हैं कि ड्राई ईथर ले ही रहे हैं हर एक जगह। CH3 पे नेगेटिव चार्ज था, पहले नेगेटिव था, दे दिया इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव हो गया न्यूट्रल। तो यहाँ 3 हाइड्रोजन था, इसके साथ जाकर अटैक किया तो 3 एक 4 हाइड्रोजन हो गया। जिसे अगला देखें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है थोड़ा सा लंबा है, जैसे देखें C2H5Cl प्लस CH3OH। जैसे इसमें देखें, सबसे पहले MgCl, तो कार्बन किसके साथ बॉन्ड, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, कार्बन किसके साथ बॉन्ड बनाए हुए, मेटल के साथ, तो इस पे प्लस और इस पे कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज। अब क्या करेगा, जिसके साथ रिएक्ट करवाने जा रहे हैं, देखते हैं एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद है कि नहीं। हाँ सर है, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक H है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन कहलाता है। फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ अटैच है, यानी कैसा H है, एसिडिक हाइड्रोजन है। तो नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे जाकर अटैक करेगा, ये रखेगा नहीं, ट्रांसफर कर देगा। तो क्या बन जाएगा, पहले से था नेगेटिव, दे दिया तो पॉजिटिव हो गया न्यूट्रल, C2H5 और एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो क्या बन गया C2H6। जैसे अगले रिएक्शन की बात करें, CH3 MgCl प्लस CH3 C डबल बॉन्ड CH3। अब यहाँ पे हम देखते हैं, इस पे आएगा प्लस और इस पे आएगा माइनस चार्ज। अब इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसा व्यवहार करेगा, बेस के जैसा व्यवहार करेगा कि नहीं करेगा। तो जिसके साथ हम रिएक्ट करवाने जा रहे हैं, देखते हैं उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद है कि नहीं है। यहाँ तो है नहीं सर, यहाँ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ जुड़ा हुआ, यहाँ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ कार्बन के साथ जुड़ा हुआ, यानी इसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कहलाता है एसिडिक हाइड्रोजन, जिसमें से शामिल है फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, लेकिन इसमें से तो कोई नहीं है। यहाँ कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है, यानी यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, यानी एक बेस के जैसा व्यवहार अब नहीं करेगा। कार्बन आयन तभी बेस के जैसा व्यवहार करेगा जब जिस कंपाउंड के साथ रिएक्ट कराने जा रहे हैं उस कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद हो। यदि जिस कंपाउंड के साथ रिएक्ट कराने जा रहे हैं उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, तो बेस के जैसा व्यवहार नहीं करेगा। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे नो एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि अब जिस कंपाउंड के साथ हम रिएक्ट करवाने जा रहे हैं उस कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं, तो एसिड बेस रिएक्शन नहीं होगा। अब होगा इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगा, उसका हम बात करेंगे, क्योंकि आपको पहले ही बता चुके हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पावरफुल बेस के साथ साथ पावरफुल न्यूक्लियोफाइल के जैसा भी व्यवहार करता है। तो यहाँ पे देखें तो CH3 पे नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, तो हम यहाँ पे सीधा सीधे जाने की एसिड बेस रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, हम आगे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे इतना हमको पता चला कि जिस कंपाउंड के साथ हम रिएक्ट करवाने जा रहे हैं उसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, यानी इसमें एसिड बेस रिएक्शन नहीं होगा, यानी यहाँ पे कार्बन आयन जो है बेस के जैसा व्यवहार नहीं करेगा। आज की वीडियो में हम यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसी पे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट थोड़ा सा लंबा है और थोड़ा डिटेल में जाएगा, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन करवाना है। आप एनसीईआरटी को खोल के देखें तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उसमें मेंशन है, सारा लैंग्वेज वगैरह मेंशन है, 1-2 रिएक्शन भी मेंशन है। CH3MgBr का रिएक्शन H2O के साथ है, D2O के साथ है, लेकिन उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन 1-2 दिया हुआ है, लेकिन हम इसको डिटेल में पढ़ाएंगे, इससे क्वेश्चन आता है इसका। और जितने सारे क्वेश्चन हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, इसको आप एक बार देखें। थैंक यू, बाय।